चलें आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और जो है ना इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जो हमने अभी ये पूरा केस देखा, ठीक है, पूरा जो हमने केस कहानी सारी देखी थी, ये एक सब पार्ट है लेक्चर नंबर 1 का। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस मटेरियल देख रहे हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ। कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू रुपीज 10 एट द रेट रुपीज 25। सही है। अच्छा, अब क्या हुआ, यहाँ पर जो है ना शेयर्स इशू हैं। क्या ये बात समझ आती है? यहाँ पर हमने क्या इशू किया, हमने इशू किए शेयर्स। ठीक है। अच्छा, इस शेयर्स के दो पार्ट हैं। एक पार्ट वो जो कि हमने नॉमिनल पार्ट पर, नॉमिनल वैल्यू पर किया है। ठीक है, यानी कि हम जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। नॉमिनल वैल्यू कितनी है सर? 10। नॉमिनल वैल्यू कितनी है सर? रुपीज 10। और मेरे पास प्रीमियम कितना आएगा? गौर से देखिएगा, प्रीमियम हमने निकाला 25 - रुपीज 10, दैट इज इक्वल्स टू 15 रुपीज का हमारे पास शेयर प्रीमियम आएगा, मतलब प्रीमियम पर शेयर है। ठीक है, ये प्रीमियम पर शेयर हमारे पास आ गया 15 रुपीज का। अब मैं इसकी एंट्री क्या बनाऊंगा? मैं टोटल का अमाउंट निकाल सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 20,000 और मल्टीप्लाई बाय 20,000। अगर हम अमाउंट निकालें तो हमारे पास बैंक में टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 25। हम इसको बैंक से डेबिट कर देंगे। बैंक ट्वेंटी डेबिट फाइव कहाँ से आया था? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि ये मेरे पास टोटल अमाउंट आया ना। 25 का एक शेयर इशू हुआ, टोटल एक शेयर 25 का इशू हुआ। डन। यस है, यस। ये टोटल अमाउंट मेरे पास आ गया। ठीक है, यस। तो मेरे पास अमाउंट क्या बच्चा बना? 5 लाख। अब मैं क्या करूंगा, मैं बैंक को डेबिट करूंगा। बैंक डेबिट मेरे पास 5 लाख से। देन मेरे पास शेयर कैपिटल क्रेडिट 2 लाख से। सर मेरे पास 2 लाख कैसे आया? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10। एंड देन मेरे पास फिर क्या आएगा? शेयर प्रीमियम। प्रीमियम। अच्छा, ये जो है ना बैलेंसिंग फिगर के तौर पे भी आ सकता है, और ये इस तरह से भी आ सकता है कि मेरे पास 15 रुपीज का प्रीमियम पर शेयर था और मल्टीप्लाई बाय 20,000 कर दे। डन। समझ आ रही है बात? यस। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। सर इसमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही बनेंगी? और भी चीजें बनती हैं, जैसे इसमें और क्या बन सकता है, इसमें शेयर कैपिटल का अकाउंट बन सकता है। ठीक है, और इसमें शेयर बैंक अकाउंट बन सकते हैं, लेकिन वो अभी फिलहाल हमारे पास इतना रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, सही है, सही है। एक और क्वेश्चन पर आते हैं हम। अच्छा, कंपनी इशूड 90,000 शेयर्स। फेस वैल्यू पर शेयर 100 है, और इशुएंस प्राइस हमारे पास है 700। डन। जनरल एंट्री मांगता है आपसे, वो कहता है भाई जनरल एंट्री बना के दो मुझे। जनरल एंट्री बना लेते हैं सर। मैं जो भी शेयर इशू करूंगा उसके दो पोर्शन होंगे। यानी कि एक मेरे पास नॉमिनल वैल्यू होगी जो कि 100 रुपीज होगी, सही, आपने और मेरे पास इश्योरेंस प्राइस लिखा है तो ये इसका मतलब क्या है? जिस प्राइस से हमने शेयर इशू किया, सही है, सही है। प्रीमियम मेरे पास 700 - 500, दैट इज इक्वल टू 600 होगा। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 90,000 से, अब अगर गौर से मैं एंट्री बनाऊं, मेरे पास बैंक में पैसे कितने रिसीव हुए होंगे?
मैंने टोटल 90,000 शेयर इशू किए। हर शेयर की पार वैल्यू कितनी है? ₹700। सम क्या आएगा? 63 मिलियन। सर अब इधर देखिएगा जरा। बैंक डेबिट 63 मिलियन से, शेयर कैपिटल क्रेडिट एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? 9 लाख से। प्रीमियम को क्यों हम 9 लाख से कर रहे हैं? 9 लाख से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। बाकी 56 मिलियन से हमारे पास ये क्रेडिट हो जाएगा। सही है, 9 मिलियन और 56 मिलियन आ रहा है ना। 90,000 इंटू 600 क्या अमाउंट बन रहा है? 54 मिलियन। ओके। शेयर प्रीमियम हमारे पास 54 मिलियन से हो जाएगा, और 90,000 इंटू 100 तो 9 मिलियन से मेरे पास ये हो जाएगा। डन। डन है। प्लीज। यस सर। जबरदस्त। एंट्री टैली है मेरी, सही है। अच्छा, ये तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया किस चीज का। मैंने आपको इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम सिखा दिया, इतनी लंबी चौड़ी कहानी करके। अब हम आते हैं कि यार अगर तो मैं सिर्फ आज फॉर्मेट फॉर्मेट लिख रहा हूँ, फॉर्मेट्स भी नहीं लिख रहा इनफैक्ट, एक फॉर्मेट लिख रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है। सर आपने जो भी लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटीज का बताया तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहीं नहीं यूज होगा क्या? नो, वो ओके। डेफिनेशन के लिए बताया था सिर्फ। ओके सही है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। अच्छा, ये बनती है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। डन। सर इसका फॉर्मेट क्या होगा? सर बिल्कुल सेम तरह से फॉर्मेटिंग होगी। सेल्स लेस, अच्छा मैं लेस नहीं कर रहा इनफैक्ट, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। एंड देन सर फिर मेरे पास आ जाएगा लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एंड मेरे पास एक आएगा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मैं जब इन सारी चीजों को ऐड और लेस करूंगा तो मेरे पास आएगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है। अच्छा, फिर मैं यहां पे लेस करूंगा कौन सी कॉस्ट? फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है। तो फिर मेरे पास क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है। एंड अगर मैं इसमें लेस करूंगा टैक्सेशन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है जी। इसको अगर आपको लिखना है, इसको इस तरह से सर ये लिख नेट भी लें। प्रॉफिट भी होता है ना? जो एंड में अल्टीमेटली आपके पास बचेगा दैट इज योर नेट प्रॉफिट। डन। ओके। यस। ये जीपी आ गया। अच्छा, अब इसको जरा समझते हैं ना, बाइफर्केशन ऑफ एक्सपेंसेस में तो देखते हैं कि एक्सपेंसेस में है क्या क्या। थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। फाइनेंस कॉस्ट लेस कर दें, तो आप इधर ले आए
दिस एंड टैक्सेशन को लेस करेंगे ताकि अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सही है, ये आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट। अच्छा, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर बात करते हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आपके ख्याल में क्या आना चाहिए? मेरे ख्याल से तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में सारे वो खर्चे जो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो आने चाहिए। देखिए फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस कहाँ पर आएंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में। अगर सिंस अभी तक आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं पढ़ा, तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस कहाँ पर आ जाते हैं? किधर आ जाते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। सारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस कहाँ पर आ जाते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। अच्छा सर, फिर ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस कहाँ पर आते हैं मुझे बताएं? ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आते हैं। ठीक है, ऑफिस से रिलेटेड सारे एक्सपेंस ऑफिस से रिलेटेड जो भी होते हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं? सर वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सारे सेलिंग एक्सपेंस जो बेचने के खर्चे और अदर देन मतलब बेचने के लेकिन लेट से कैरेज आउटवर्ड्स है सर, ये सारी चीजें कहाँ पर आती हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। सर फाइनेंस कॉस्ट में, सर अगर आपने कोई लोन लिया है तो सर उस लोन पर जो इंटरेस्ट है सर वो कहाँ पर आता है? आपका फाइनेंस कॉस्ट में आता है। और सर टैक्सेशन तो आपको पता ही होगा। ठीक है, क्या ये बात यहाँ तक क्लियर होती है? कोई परेशानी, जी मसला, सर। टेंशन? नो। ठीक है। अच्छा उसके बाद मुझे एक बात बताएं, अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि बेड डेट कहाँ पर आना चाहिए आपके ख्याल में? आपके ख्याल में बेड डेट कहाँ पर आना चाहिए? सर फाइनेंस एडमिन में? कॉस्ट। फाइनेंस और आपके ख्याल में? बेड डेट फाइनेंस कॉस्ट में आ जाए, जबरदस्त, क्या बात है सर। सर बेड डेट कभी भी फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आएगा। बेड डेट कहाँ पर आएगा? सर फाइनेंस कॉस्ट में वो सारे खर्चे होते हैं जो आपने अगर लोन दिया, आपने लोन लिया हुआ है तो उस पर जो इंटरेस्ट का जो है वो सारे कहाँ पर आएंगे? बेड डेट में। ठीक है, वो बेड फाइनेंस कॉस्ट में आएंगे। बेड डेट, गौर से समझिएगा सर, बेड डेट अगर आपने सेल्स करते, आपने सेल्स की तो बेड डेट हुआ ना। अगर आप सेल्स ही ना करते तो क्या बेड डेट होता? नो। अगर सेल्स ही ना करते क्या बेड डेट होता? डेफिनेटली कभी भी नहीं होता। आपने सेल्स की तो बेड डेट हुआ, आपने सेल्स की तो बेड डेट हुआ। तो सर ये कौन सा खर्चा है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग कॉस्ट है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूरा लिखते हैं। डन। समझ आती है सर बात? थोड़ा है? सा समझा दें। देखें अगर आप सेल्स ही ना करते, अच्छा ये ना वैसे आप बेड डेट अलग से भी लिख सकते हैं, इतना ज्यादा आपके पेपर में मसला होता नहीं है, लेकिन जस्ट मैं भी एक समझा रहा हूँ। देखिए बेड डेट जो है, बेड डेट होता क्या है? बेड सर डेट वो जो एक्सपेंस होते हैं ना। हाँ, हमें मिली मतलब जो नहीं। पैसे नहीं मिले पैसे। तो मुझे एक बात बताएं, यस। अगर आप सेल्स करते तभी तो बेड डेट हुआ। सेल्स ही ना किया आपने, सेल्स करते ही नहीं है अगर, तो क्या कभी बेड डेट हो सकता था? नहीं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बेड डेट इफ देयर इज नो सेल्स? नो। सेल्स की तो बेड डेट हुआ ना, तो क्या आपको नहीं लगता कि सेलिंग कॉस्ट में जाना चाहिए? जी सही है। अच्छा एक और बात सर, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल कहाँ जाना चाहिए आपके ख्याल में? कहाँ पर जाना चाहिए? सर ये भी मेरे ख्याल से सर जल्दी एडमिनिस्ट्रेट। जल्दी। डेप्रिसिएशन जाएगा ऑन मोटर व्हीकल। ऑन क्या? ऑन मोटर व्हीकल। ऑन मोटर व्हीकल हमेशा जाएगा किसमें? हमेशा डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल जाएगा। अगर तो वो लिख के जाए तो बड़ी बात है, ना लिख के जाए तो आप बगैर किसी उसके, बगैर किसी मसले मसाइल के आप उसको कहाँ पर चार्ज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। अच्छा यही डेप्रिसिएशन अगर मेरे पास होगा, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, सर ये कहाँ जाएगा? सर सर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिन एक्सपेंसिव।
एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए अब मैं एक आसान सी बात बोलता हूँ कि ऑल एक्सपेंसेस दैट इज रिलेटेड टू सेलिंग एक्सपेंस वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जाएंगे। डन। सही है। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ लोन इंटरेस्ट एंड एक्सेट्रा वो कहाँ पर जाएंगे? फाइनेंस कॉस्ट में। ऑल द रिमेनिंग एक्सपेंस जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं गए, जो आपके फाइनेंस कॉस्ट में नहीं गए, वो कहाँ जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जाएंगे। क्या ये बात समझ आती है? यस या नो? यस। पक्की बात है? सर यस। अभी जो है ना बहुत छोटा सा पोर्शन हमने कवर किया है, उसमें भी अभी हमने इसकी कोई डिटेलिंग नहीं की है। मतलब अभी हमने सिर्फ इशुएंस ऑफ शेयर देखा है। अभी हमें पता ही नहीं है सर कि हमारे पास शेयर्स में दो टाइप के शेयर्स होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। हमें पता ही, हमें ये भी नहीं पता डिबेंचर क्या होता है, नॉर्मल लोन क्या होता है। तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत डिटेलिंग इसमें बाकी है। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स जो हमने आज रीड किए, हमने आज जो पढ़ा, उसकी हम की डेफिनेशन रीड करते हैं। भाई लिमिटेड कंपनी होता क्या है? अ लिमिटेड कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर दैट इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर। हमने देखा कौन ओन करते हैं? शेयर होल्डर। हु हैव लिमिटेड लायबिलिटी, ये भी हमने पढ़ लिया लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। सही है। अ लिमिटेड लायबिलिटी हैज अ लीगली डिस्टिंक्ट एंटिटी। सही है, लिमिटेड कंपनी हैज अ लीगली डिस्टिंक्ट एंटिटी, एक अलग एंटिटी होती है। शेयर होल्डर एक अलग बंदा है, लिमिटेड लायबिलिटी और कंपनी एक अलग है, दोनों अलग अलग चीजें। शेयर होल्डर कौन होते हैं? दे आर द पार्ट ओनर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, दे आर द पीपल और इंस्टीट्यूशन। देखिए शेयर होल्डर जरूरी थोड़ी है एक बंदा हो, एक कंपनी भी तो दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर हो सकती है, ऐसा? एक कंपनी भी तो दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर हो सकती है। डन। Who had hold one or more share in a company, limited liability means that the risk or liability that each shareholder bear is limited। ये limited होगी to the value of the share they hold, to the amount invested in the business, to the value of the share they hold is the case। ठीक है। शेयर्स क्या होते हैं सर? शेयर की डेफिनेशन लिख लेते हैं जल्दी से। अगर शेयर इज अ यूनिट, इसको मैं लिख देता हूँ, इट इज द यूनिट, इट इज द यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी। ठीक है। दीज मेक अप द कैपिटल of the company। They can have a nominal or face value of 0.501 or 10 and etc। इसके आगे अगर आप डॉलर लगाना चाहें तो डॉलर भी लगा दें सबके आगे। डन है। मतलब वो क्या कहता है भाई, शेयर जो है ना एक यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। आपने जो इन्वेस्टमेंट करी उसका उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। ओ हो गया, क्या हो गया? आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी, उसका कोई प्रूफ होगा, यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सही है। इन अ कंपनी। ठीक है। These make up the capital of the company। They can have a nominal value, जो कि हमने डिस्कस कर ली क्या होती है। 0.5 हो सकती है, 1 हो सकती है, 10 हो सकती है। आप उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट एडजस्ट कर लेंगे। सही है। अगर मेरे पास 0.5 होगी तो उसका केस भी आपको पता है, 1 होगी तो उसका केस भी पता है, 2 होगी तो उसका भी केस आप लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पर ना मैंने अभी क्या क्या चीजें की हैं, यहाँ तक की क्लास में मैंने, अब मैं आज की क्लास में वाइंड अप कर रहा हूँ। आज की यहाँ तक की क्लास में मैंने क्या क्या चीजें देखनी सर? मैंने देख लिया कि शेयर क्या होते हैं, मैंने देख लिया शेयर इशू कैसे होते हैं। ठीक है। मैंने सर क्या क्या देखा, और मैंने ये सारी चीजें देखनी कि भाई शेयर इशू किस तरह होते हैं, कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। ये बहुत ही बेसिक मैंने उन बच्चों को जहन में रखकर स्टार्ट किया था जिन्होंने बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ी हुई। अगर आप में से बिजनेस स्टडीज किसी ने पढ़ी होगी तो शुरू की क्लास उसको बिल्कुल ही मतलब यूजलेस लगेगी। सर ये सब तो हमें पता ऑलरेडी। लेकिन मैंने ये कंसिडर करते हुए किया था कि भाई किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी, लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।